एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। हम जैसे कि आपको पता ही है क्लास 10th का चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन कर रहे हैं। तो उसमें हमने देख लिया केमिकल रिएक्शन क्या होती है, जिसमें केमिकल चेंज होता है, कुछ नया बनता है, कुछ जो नया बनता है उसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट्स। लिखते कैसे हैं, एलएचएस में रिएक्टेंट्स को लिखते हैं, आरएचएस में किसको लिखते हैं, प्रोडक्ट्स को, बीच में एरो होता है। तो हमने बेसिक पढ़ लिया है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ ली थी, चेंज इन स्टेट होता है, चेंज इन कलर होता है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, इवोल्यूशन ऑफ गैस, ये सब होता है, ठीक है। तो अब इस मॉड्यूल में हम क्या पढ़ेंगे, बैलेंसिंग। क्या पढ़ेंगे, बैलेंसिंग। सबसे पहले क्या है, हमें ये जानना होगा हमें बैलेंसिंग करनी क्यों है। तो ये क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में कि व्हाई वी नीड टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन टू फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हमें क्या फॉलो करना होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दैट इज मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ओके, क्योंकि जितना मास एलएचएस में है, आपने जितना लिया है रिएक्टेंट्स का मास, वो कंजर्व्ड रहना चाहिए, उतना ही प्रोडक्ट में आना चाहिए। वो ये हम 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। अपने आप से मास खत्म नहीं हो सकता है, कहीं जा नहीं सकता, गुम नहीं हो सकता, ठीक है। तो मास क्या रहेगा, कंजर्व्ड। टोटल मास ऑफ एलिमेंट्स इन द रिएक्टेंट्स is equals to total mass of elements in the products. Mass of reactant equal to mass of product. ठीक है, मास डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता और ना ही खुद से पैदा हो सकता है, ठीक है। वो इक्वल ही रहेगा दोनों जगह। जिसे आपने जिंक लिया, सल्फ्यूरिक एसिड लिया, क्या बनेगा, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। जिंक Zn, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अब इसे बैलेंस करना है। बैलेंस कैसे करते हैं, पर्टिकुलर एटम के ना, पर्टिकुलर एलिमेंट के जो एटम है दोनों साइड इक्वल होने चाहिए। मान लो जितने जिंक यहाँ है उतने ही जिंक यहाँ भी होने चाहिए, जितने सल्फर यहाँ है उतने ही सल्फर इधर भी होने चाहिए, जितने ऑक्सीजन एलएचएस में उतने ही ऑक्सीजन आरएचएस में होने चाहिए, जितने हाइड्रोजन एलएचएस में उतने ही हाइड्रोजन आरएचएस में होने चाहिए। ओके, ठीक है। तो लेट्स से अब देखो यहाँ पे जिंक कितने हैं, यहाँ पे जिंक कितने हैं भाई, एक। यहाँ भी जिंक कितना है, एक, 1। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2। हाइड्रोजन के पैर में कौन है, 2। और यहाँ भी हाइड्रोजन कितने हैं, 2। ऑलरेडी बैलेंस्ड, जिंक भी बैलेंस्ड है, हाइड्रोजन भी बैलेंस्ड है। यहाँ सल्फर कितना है, एस के पैर में क्या है, 1, जिसके पैर में कुछ नहीं है यानी कि वो 1 है, 1। यहाँ पे भी सल्फर कितना है, 1। दोनों साइड सल्फर भी इक्वल है, ऑलरेडी बैलेंस्ड। यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, 4। यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, 4। तो ये रिएक्शन क्या है, ऑलरेडी बैलेंस्ड है। तो इसकी जो स्केलेटल इक्वेशन है ना, वो भी यही है और बैलेंस्ड इक्वेशन भी यही है। ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है, हमने इसे बैलेंस नहीं किया था, इसलिए इसकी स्केलेटल इक्वेशन भी बैलेंस्ड इक्वेशन जैसी ही है, सेम। ओके, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट रिएक्शन। इसे बैलेंस करते हैं। यहाँ आयरन कितने हैं, 1। इसके पैर में कुछ नहीं है तो यानी कि 1। यहाँ आयरन कितने हैं, 3। कितने हैं, 3। इसके पैर में 3 है। तो क्या करेंगे, इधर 3 है तो हमें इधर भी क्या बनाने पड़ेंगे, 3 बनाने पड़ेंगे। आयरन कितने बनाने पड़ेंगे, 3। तो क्या करेंगे, इसके आगे मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, आयरन कितने हो गए, 3। यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, 2। यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, 2, ऑलरेडी बैलेंस्ड। यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, 4। यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, 1। तो हमें ऑक्सीजन को क्या करना है, 4 बनाना है,
क्योंकि उधर 4 है इधर 1 है, तो हमें 4 बनाना है तो 1 को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम 4 यहां नहीं लगाएंगे, ठीक है, यहां नहीं लगाना होता है, पूरे फॉर्मूले के आगे लगाना होता है, यहां लगेगा। कहां? यहाँ। अब जैसे ही हमने H2 के आगे 4 लगाया तो ये हाइड्रोजन कितने हो गए? 8। ये आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, ऊपर और नीचे वाले कितने क्या होते हैं? मल्टीप्लाई। ये हाइड्रोजन कितने हो गए भाई यहाँ पे? 8। ठीक है, अब हमें यहाँ भी हाइड्रोजन 8 करने पड़ेंगे, तो 4 लगा दो, 4 2 जा 8। ओके, सो नाउ इट्स बैलेंस्ड। ओके, सो यहाँ पे एक और चीज है जानने के लिए, हम जैसे क्या करते हैं, फॉर्मूला बनाते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके चार्जेस को। तो आयरन की वैलेंसी हमने क्या पढ़ी है? या तो +2 होती है फेरस, या फिर +3 होती है फेरिक। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो रहा है O2-, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका 2 इसके पैर में, इसका 2 इसके पैर में कट जाता है, तो FeO आया। फाइन। अगर हम +3 वाले के साथ करते हैं इसको, 2O3, तो यहाँ पे क्या है? Fe2O3। तो अगर +2 वाला लेते हैं तो FeO बनेगा, +3 वाला लेंगे तो Fe2O3 बनेगा। तो यहाँ पे Fe3O4 क्यों लिखा हुआ है? ये कहां से आया? ठीक है, तो ये सोचने वाली बात है। ये कैसे आता है भाई? आयरन तो 2 ही स्टेट में एग्जिस्ट करता है ना, या तो +2 या +3। +2 वाला लेंगे तो FeO बनेगा, +3 वाला लेंगे Fe2O3 बनेगा। तो Fe3O4 कैसे आया? ये Fe3O4 ऐसे आया, इसमें दोनों एग्जिस्ट करते हैं, FeO एंड Fe2O3। ठीक है, तो ये Fe कितने हो गए? 3, 1 + 2 3। ऑक्सीजन कितने हो गए? 4, 3 + 1 4। ठीक है, यह फेरस फेरिक ऑक्साइड दोनों है इसमें, फेरस फेरिक ऑक्साइड। तो कंफ्यूज मत होना कि ये कहां से आया। नेक्स्ट, अगर आप केमिकल रिएक्शन में स्टेट्स मेंशन कर देते हो तो आपकी रिएक्शन क्या हो जाती है? मोर इंफॉर्मेटिव। सॉलिड के लिए S, लिक्विड के लिए L, गैसियस के लिए G, एक्वस के लिए AQ। AQ एक्वस, एक्वस क्या होता है? जब कोई चीज पानी में घुली हो, वाटर में डिजोल्व हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? एक्वस। सो इसके स्टेट्स मेंशन कर दिए। स्टीम के साथ रिएक्शन की है इसने, ठीक है, इसलिए वाटर के पैर में G है, L नहीं आया, लिक्विड नहीं आया। स्टीम के साथ किया, गैसियस फॉर्म के साथ। ओके, नेक्स्ट, आप रिएक्शन को और भी ज्यादा इंफॉर्मेटिव कैसे बना सकते हो? टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट वगैरह एरो के ऊपर मेंशन करके। कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट होता है जो आपकी रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज करता है। CO + 2H2 गिव CH3OH, ये के इक्वेशन है, बैलेंस्ड है। ठीक है, 340 एटमॉस्फेयर, ये हमने प्रेशर मेंशन किया हुआ, एटमॉस्फेयर प्रेशर की यूनिट है।
6CO2 12H2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ग्लूकोज बन रहा है C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2। ये रिएक्शन लर्न कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है कि प्लांट अपना खाना कैसे बनाता है इस रिएक्शन से। ओके ये बायोलॉजी में भी आती है आपकी। सो दैट्स ऑल फॉर दिस मॉड्यूल। इसमें हमने बैलेंसिंग सीखी है, बाकी हम नेक्स्ट मॉड्यूल में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।